सर, हम ताला तहज़ीब और शिक्षा की नगरी अलीगढ़ में हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक होंगे। हमारे यहाँ बड़े बड़े होटल्स खुल रहे हैं, बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं और सर स्वास्थ्य को देखते हुए बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं जनता का ख्याल रखने के लिए। तो आपको ऐसे में क्या लगता है कि हमारे जो पब्लिक है कितनी जागरूक है? मनोज भाई, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि कितनी जागरूकता है अलीगढ़ में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शंस अलीगढ़ के अंदर हैं। आपको सरकारी आंकड़े अगर गिनाऊँ तो 258 हॉस्पिटल्स को मैंने सील बंद करने के लिए लिखा हुआ है, सीएमओ साहब को, डीएम साहब को। 28 होटल हैं करीब, जिसमें 28 होटल के अलावा 17 करीब हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिनमें लोग रह रहे हैं और फायर फाइटिंग की व्यवस्थाएं उसमें नहीं है। एनओसीज कंप्लीशन सर्टिफिकेट उनके द्वारा नहीं लिए गए और ऐसी बिल्डिंग है जिनकी एनओसी हो भी नहीं सकती नॉर्म्स के अनुसार। अगर वो मांगे भी, अप्लाई भी करें तो वो नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि सेटबैक नहीं है। एक स्टेयर केस पे, सिंगल स्टेयर केस पे उनको द्वारा हाई राइज बिल्डिंग बना दी गई है। मतलब टोटल उनके द्वारा नियमों का, बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का उल्लंघन किया गया। ऐसी ऐसी गलियों में हाई राइज बिल्डिंग बनी है 3-3 मीटर, जहाँ फायर की गाड़ी भी नहीं जा पाएगी। तो इस तरह की हमारी व्यवस्थाएं, इवन हमारी जो यूनिवर्सिटी है एएमयू, उसकी अपनी लाइब्रेरी जिसमें बहुत सालों पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, ऐसी लाइब्रेरी, वो भी अनसेफ है। उसकी कई बिल्डिंगों को हमने अनसेफ, करीब मुझे लगता है कि 100 के करीब बिल्डिंग्स का हमने इंस्पेक्शन किया था और उनमें कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं आज की डेट में। तो ये हालत है टोटल पूरे शहर की। आपकी जागरूकता के लिए कह रहे हैं, जो आपने क्वेश्चन किया कि जागरूक कितने हैं हमारे अलीगढ़ के वासी जो हैं, तो मैं ये सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मॉडर्न टाइम में भी जब अग्नि की दुर्घटनाएं इतनी हो रही हैं, फिर भी हमारे जो बिल्डिंग हैं इतनी अनसेफ हैं और आज भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस, जो नियमों का पालन नहीं किया जा रहा बिल्डिंग बनाते हुए। दोस्तों, साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मैं अभी अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर है, जिससे काफ़ी गर्मी हो रही है। सूर्य की घटनाओं को देख रहे हैं, वो चाहे मेहनत का किसान के खेत में आग लग रही हो या किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में या फिर कूड़े कबाड़े में। आखिर इस आग से कैसे हमको निजात मिलनी चाहिए और कैसे हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। गत दिनों फायर डिपार्टमेंट द्वारा एक फायर जागरूकता अभियान के नाम से काफ़ी लंबी चौड़ी कार्यक्रमों की लिस्ट सामने आई। आज हम मिल रहे हैं चीफ फायर ऑफिसर यानी मुख्य अग्निशमक अधिकारी श्री विवेक कुमार शर्मा जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। सर, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा अकेला डिजास्टर है जो कि 100% प्रिवेंटेबल है। आग से घटनाओं को हम पूरी तरीके से ये हम बिल्कुल कह सकता हूँ 100% कि एक भी आग नहीं लग सकती अगर हम छोटी छोटी सावधानियाँ रखें। फ्लड और अर्थक्वेक को हम नहीं रोक सकते, उसके हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आग की दुर्घटनाओं को 100% हम रोक सकते हैं। ये उस बारे में मैं बताना चाहता हूँ छोटी छोटी बातें कि गांव में आग किस वजह से लग रही हैं। उधर आग लगाते हैं खुद से या बीड़ी सिगरेट के माध्यम से इधर उधर फेंक देते हैं, उससे आग लग जाती है। इलेक्ट्रिकल वायर्स के नीचे हम सामान रख देते हैं, अपना गेहूँ की फसलें या जो भी चीज़ें रखते हैं। ट्रांसफार्मर के बराबर में रख देते हैं। बिटोरों को हम इलेक्ट्रिकल लाइन के नीचे लगा देते हैं। चूल्हे की आग को हम जब खाना बन जाता है तो पूर्ण तरह से बुझाते नहीं हैं। आजकल एलपीजी भी गाँव में हर प्रत्येक घर में इस्तेमाल हो रही है, तो एलपीजी का इस्तेमाल के लिए भी बहुत सारे छप्पड़ के अंदर अगर एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब लेप कर दें छप्पड़ को चारों तरफ से, उससे रात को सोने से पहले स्विच कर दें, स्विच ऑफ कर दें उसका जो रेगुलेटर होता है। तो ये छोटी छोटी सावधानियाँ हैं तो 100% से आग से बचाव किया जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसकी जानकारी हम लोग अपने कई बार जो प्रोग्राम करते हैं, इस बार हमने चौपाल लगाई हैं गाँव में, शहरों में हमने चौराहों पे मॉक ड्रिल की है, बिल्डिंगों में मॉक ड्रिल की है, बिल्डिंगों में जाके हम इंस्पेक्शन करते हैं। एक गभाना में ट्रेनिंग सेंटर भी स्टार्ट किया हुआ है जिससे जहाँ पे हम वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह की कई योजनाएं हम लोगों ने गत वर्ष से चालू कर रखी हैं और इस साल का हमारा जो थीम भी है यही है कि अग्नि सुरक्षा अपनाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। आपने एक बात कही कि एक्सटिंग्विशर चलाना नहीं आया।
जबकि एक्सटिंग्विशर बहुत इजी है चलाना, उसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं होती है। अगर जरा सी नॉलेज, थोड़ी सी जानकारी अगर हम प्राप्त कर लें तो सबसे इजी होता है एक्सटिंग्विशर चलाना। एक्सटिंग्विशर नहीं भी है तो और भी लोकल साधन होते हैं हमारे पास छोटी मोटी आग को बुझाने के, जैसे कंबल, गीले कंबल से आप आग बुझा सकते हैं, मिट्टी रेत आसपास रखा होता है उससे आग बुझा सकते हैं। सामान को, एक्स्ट्रा सामान, आग अलग ही है, एक्स्ट्रा सामान को आप हटा दें तो आग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सर आपने ये बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन जो आग कंबल गीला डालने वाला, मिट्टी डालने वाला जब मूक दर्शक बना खड़ा होगा तो बिजली विभाग के जो आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे लोग और ये फायर डिपार्टमेंट के लोग जो अक्सर प्रयास करते हैं, वो क्या कर पाएंगे चंद लोग? पब्लिक से मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी कहीं आग लगे तो फायर सर्विस जब भी आए तो आपको पता होना चाहिए किस नंबर पे आपको कॉल करना है, और जब उसे सही एड्रेस आप बताएं। सड़कें जब फायर सर्विस जा रही है सड़कों पे उसे रास्ता दें जिससे जल्दी जल्दी पहुंच सके वो। वहाँ पर पहुँचने के बाद वाटर सोर्स, पब्लिक उसे हेल्प करे, उसमें हिंड्रेंस ना बने, पब्लिक को हेल्प करना चाहिए फायर सर्विस की उस आग को पहले कंट्रोल करने में, फिर बुझाने में भी। कभी भी अपने अकॉर्डिंग नहीं सोचना है पब्लिक को कि हम ऐसा नहीं, तमाशबीन बन के नहीं देखना है आपको। हमेशा मैं ये कह सकता हूँ हर दुकान पर, हर शोरूम में, आजकल हर मार्केट में एक्सटिंग्विशर्स रखे होते हैं। अगर वो हमारे पहुँचने तक अगर खुद से ट्राई करें पब्लिक, तो हमारे पहुँचने से पहले उसको आग को हम कंट्रोल कर सकते हैं और जब हम उसका नुकसान रोक सकते हैं, और जब हम पहुँचेंगे तो हम तो उसमें अगर सहयोग करेंगे तो पूरी तरह से आग को बुझा ही देंगे। तो पब्लिक से मैं ये कहूँगा कि हमेशा सहयोग करना चाहिए फायर सर्विस का, रास्ते के दौरान भी, आग फायर फाइटिंग के दौरान भी। चीफ फायर ऑफिसर साहब ने बताया कि जब भी आग लगे तो 112 पर कॉल करें और शुद्ध, सही, बिल्कुल स्पष्ट एड्रेस बताएं। और जब आपको लगता है कि फायर के व्हीकल्स आ रहे हैं, फायर अग्निशमन दल के वाहन आ रहे हैं, तो प्रयास करें जो गांव, शहर, गली मोहल्ले से बाहर आकर, मेन रोड पर आकर उनको पायलट करने का प्रयास करें, यानी उनको मुख्य मार्ग से घटना स्थल तक पहुंचाने का प्रयास करें। और सहयोगियों से जो भी पानी की व्यवस्थाएं हैं, जैसे समरसेबल की बात हो, हमें लोग घर से बाहर रख लें और सबसे पहले अग्निशमन दल को आने से पहले ही प्रयास करें लोग कि उस आग पर काबू पाए। वो मिट्टी डालकर प्रयास कर सकते हैं या गीले कंबल को भी उसके ऊपर फेंक कर प्रयास कर सकते हैं। शायद सर अब यही बताना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जागरूक जनता को सामने आना पड़ेगा। जो लोग तमाशबीन बने खड़े रहते हैं वो तमाशबीन ना बने और उसको आग को बुझाने में प्रयास करें। सैकड़ों हजारों बीघा जमीन जल गई जिसमें अन्न था, किसान परिवारों की बेटियों की शादी होनी थी इसी माह में, उनके सपने अधूरे रह गए। अगर आप जागरूक रहते, ग्रामीण जागरूक रहते, तो उस पर काबू पाया जा सकता था। या मैं अभी एक कल की ही घटना बताता हूँ। एक इरिगेशन के एक बड़े जिम्मेदार अफसर के घर पर बहुत तेज आग की लपटें मैं देख रहा था, दोधपुर से AMU सर्किल की ओर। आप समझ चुके होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि, और सर लपटें बड़ी तेज चल रही थी। मैंने झाँक के देखा तो उन्होंने बड़े सरलता से कह दिया कि कुछ सूखे पत्तों में मैं आग लगा रहा था। अब महिला बहनों को, जैसे पुरुष परिवार में नहीं है और एकदम आग लग जाती है घर में, तो महिला माता बहनाओं को उस कंडीशन में क्या करना चाहिए जो आग पर काबू पा सके? देखिए, पहला, घरों में जो आग लग रही है मेनली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगती है, LPG सिलेंडर में लगती है। LPG की, पहले हम LPG की बात करें तो जब भी आग लगे तो उसका ट्राई करें कि उसका जो नॉब है उसको बंद कर दें। गीले कपड़े से हाथ लपेट के, तौलिए तो टॉवल को गीला कर लें, फिर हाथ पे लपेट के उसको स्विच ऑफ कर दें। और सबसे अच्छा है कि आजकल छोटे छोटे एक्सटिंग्विशर आते हैं फायर, नहीं डरना नहीं चाहिए कभी भी। मैं सिलेंडर कभी भी ऐसा नहीं है कि एकदम आग लग गई तो सिलेंडर की आग बहुत कंट्रोल होती है, कंट्रोल वे में सिलेंडर में आग लगती है। अगर आग लगी है तो वो आध पौन घंटे उसमें कुछ नहीं होना है, आधा घंटे तक, 30 मिनट्स के बाद अगर ये डर लग रहा है कि फट जाएगा, जैसे हम घटनाएं सुनते हैं, वो बहुत बड़ी आग जब होती है और जब आधा घंटा बीत चुका होता है, आप बहुत अपने को रिलैक्स करें, एकदम भी घबराएं नहीं, तैयार हालत में। हाँ, ज़रूर मैं यही कहूँगा कि अपने बालों को गीला कर लें या अपने बालों पे एक कपड़ा डाल लें गीला करके, फिर उसके बाद सिलेंडर, टॉवल सबके घरों में उन्हें भिगाएं या जूट का कपड़ा हो उसे लेके तुरंत उसकी नॉब को अगर बंद कर देंगे आप, सिलेंडर की आग एकदम से कंट्रोल हो जाएगी। और उससे ही बेस्ट तरीका है कि एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का होना आजकल सभी जगह आवश्यक है। जैसे ही आग लगे फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास होना चाहिए, तुरंत उसे अप्लाई करेंगे तो आग बुझ जाएगी। मेरा 100% ये
विश्वास है कि एक्सटिंग्विशर से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई रिस्क नहीं लेना है, सिर्फ एक्सटिंग्विशर छोटा सा रखें आप सभी घरों में। देखिए, इलेक्ट्रिक इज ए सोर्स ऑफ इग्निशन, इट्स नॉट ए टाइप ऑफ फायर। ये आग को लगाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो आग अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है तो आग किस में लगेगी? सोफे में, गद्दे में, कपड़े में। तो ये एक रीज़न है। तो उससे सबसे पहले तो अपना मेन स्विच ऑफ कर दें इलेक्ट्रिक का। दूसरा वही तरीका है कि हर घर में 1-2 बाल्टी पानी होता है किचन बाथरूम में, सीधा लें पानी डाल दें। नहीं, अगर बिजली है, बिजली से आग लगी है तो हमें नहीं पता ना सर कि कहाँ पर पानी देखिए, डालेंगे तो करंट नहीं, वही मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ऊपर वायर है छत पे, तो वहाँ पानी नहीं डालना है। इलेक्ट्रिकल वायर पे कहीं पानी, इलेक्ट्रिकल वायर के बाद जो स्पार्किंग होगी वो कहाँ गिरेगी? आके नीचे गिरेगी। वो तो नीचे गिरेगी, या आपका कागज़ रखा होगा, या कंबल रखा होगा, या आपका पलंग होगा, या वो होगा। तो वहाँ पानी डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे नहीं घबराना है। इलेक्ट्रिसिटी जस्ट ए सोर्स ऑफ इग्निशन, वो आपको नहीं पकड़ेगी। इलेक्ट्रिकल पे पानी ना डालें। उसे एक किसी को घर में कहें कि आप इलेक्ट्रिकल स्विच ऑफ कर दो और नीचे जो स्पार्किंग हो रही है उस पर आप पानी अप्लाई कर दो। तो ये बहुत अच्छा मेथड है। सिर्फ ज़रूरी है कि घबराएं नहीं, घबराना नहीं चाहिए कि आग की कंडीशन में चिल्लाएं कि आग आग आग, सबको इन्फॉर्म करें और उसे प्यार से आग को बुझा दें। और फिर कहूँगा कि एक्सटिंग्विशर हर घर में होना आवश्यक है। सर, सरकार द्वारा बिजली पर रेट बढ़ा दिया गया है, वहीं पर जनता के जो लोग हैं वो पूरा आराम चाहते हैं, एसी, पंखा, कूलर और भी जो आयाम है उनका पूरा लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं जनता से ये कहूँगा कि ओवरलोड ना करें। कभी भी कोई एसी, फ्रिज चला रहे हैं आप चलाएं, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है उसकी, तुरंत उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप स्विच ऑफ रखेंगे, अगर कंटिन्यूस नहीं चलाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल वायर जो हीटअप नहीं होंगे, उसके अंदर आग भी नहीं लगेगी, तो आग से भी आप सुरक्षित रहेंगे। और अपना जो वायरिंग है चलाते उसे भी चेक कराते रहें। MCBs का इस्तेमाल करें घरों में, वो भी एक फायर प्रोटेक्शन के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है MCB। तो मेरा यही कहूँगा कि इस महंगाई के समय में आप अपने जितना ज़रूरी है उतना ही चलाएं, कम अपनी वायरिंग को लोड कम दें और उसी इक्विपमेंट को चलाएं जिसकी उनके उस टाइम उनको आवश्यकता है, नहीं तो उसको स्विच ऑफ कंडीशन में रखें। सर, जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगी, वहाँ पर आपके भी जवान रहे, पुलिस विभाग के भी लोग रहे, हमने आग बुझाते हुए लोगों को देखा, ग्रामीणों की भी भागीदारी रही। लेकिन जो पावर लाइन थी ऊपर, जो कह सकते हैं सप्लाई मोटी वाली जो रहती है सर, ऐसे में जनता को कैसे जूझना चाहिए और वो आखिर आग क्यों लगी? देखिए, इलेक्ट्रिकल वायर जो हवा चलती है बहुत ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिकल वायर अगर वो लूज़ हैं, जो लाइंस जा रही हैं, तो आपस में टकराते हैं बहुत बार, और टकराने के बाद उसमें शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होकर जो चिंगारी आती है वो सूखे हुए पत्तों पे या फसल जो होती है जो पक चुकी हो उसको गिरती है और वो आग लग जाती है। तो यही है मेरा मैसेज, पहले भी मैंने बोला है कि उसे हमें दूर रखना है। अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग है तो आप 5-7 मीटर उसके गैप करें। ट्रांसफार्मर बराबर रखा है तो 5-5 मीटर चारों तरफ उसके कुछ ना रखें, जोत के रखें उसको। अगर आपको उम्मीद है कि आग, बहुत बड़ा खाद्यान्न रखा है और आग लग सकती है, तो पहले ही उतने उसके चारों तरफ 10-10, 15-15 मीटर जोत के रखें उसको। तो अगर दूसरे खेत से भी हवा के साथ आग आ रही है तो आपके यहाँ आग नहीं लगेगी अगर 15-20 मिनट। तो ये एक सेग्रीगेशन है, और इस चीज़ को पहले भी हमारे इतिहास में भी अगर देखें हम तो चाणक्य के टाइम से, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से इस तरह की फायर की व्यवस्था होती थी। तब तो गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, सिर्फ लोग मटके में पानी रखते थे मिट्टी के और उनका इस्तेमाल करते थे। और ये सेग्रीगेशन जोतने वाला जो होता था, पत्ते वत्ते सब हटा के एक मिट्टी का, तो वहाँ आग नहीं लग सकती, मिट्टी का एक पूरा सेटअप बना देते थे चारों तरफ, तो आग फैलती ही नहीं थी। तो अगर हम अपनी पुरानी व्यवस्थाओं को भी लागू करें तो हम इससे बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं आग की सर, घटना। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमने एक ट्रेनिंग सेंटर भी चला रखा है, उस ट्रेनिंग सेंटर में क्या मानक है व्यक्ति के ट्रेनिंग लेने के लिए? कौन वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग ले सकता है, कौन सीख सकता है कि हमें आग पर कैसे काम पाना चाहिए? देखिए, वो मैं ये कहूँगा कि यूपी में पहला ट्रेनिंग सेंटर है जो कि हमने यहाँ गोवाना फायर स्टेशन पे फुल फ्लैज तैयार किया है, और शायद पहली ही ट्रेनिंग इस तरह की चल रही है। उसमें कोई भी ट्रेनिंग के लिए आ सकता है, सिर्फ अपना एक आधार कार्ड और अपना रजिस्ट्रेशन, एक फ़ोन नंबर हमने जारी किए हुए हैं, उन पर अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। जब भी उनका नंबर आएगा हम उन्हें कॉल कर देंगे। और 7 दिन की इसमें ट्रेनिंग है, सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक। इसमें हम उनको आग बुझाने के तरीके
हर तरह की आग को बुझाने के तरीके। इक्विपमेंट की क्वालिटी कैसी, गुणवत्ता कौन सी होनी चाहिए, उनको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उनको कैसे मेंटेन किया जाता है। मींस रोजगार भी मिल सकता है अगर आप अच्छी ट्रेनिंग करें, उसका सर्टिफिकेट लें, तो अगर आप रोजगार के लिए कहीं जाएं नौकरी के लिए, तो एडिशनल क्वालिफिकेशन भी होगी कि आपकी, और आपकी नौकरी में भी हेल्प करेगा। और काफ़ी अच्छा फीडबैक अब तक आया है, 300 से ज़्यादा लोगों को, महिलाओं, सबसे अच्छा मुझे लगा इसमें शादीशुदा महिलाएँ, लड़कियाँ करीब 30 से 35, जो समझिए गभाना और आ रही हैं इगलास से, आ रहे हैं खैर से, आ रहे हैं अतरौली से, इतनी दूर दूर से महिलाएं आई हैं खुद बैठ के, और सुबह आके ट्रेनिंग लेती हैं और शाम को घर जाती हैं। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक उसका आया है, और काफ़ी हेल्प भी इस फायर फाइटिंग के दौरान, अगर वहाँ आग लगती है तो हमें कॉल भी आते हैं और वो हमारी हेल्प भी करते हैं जब आग लगती है। तो बहुत अच्छा उसका प्रोसीजर है। सर, आप चीफ फायर ऑफिसर हैं अलीगढ़ के। अगर हम आपसे पूछें कि आपका क्षेत्र कितना है, तो आपके कितने व्हीकल्स हैं फायर पर काबू पाने के लिए, आपके कितने अंडर में जवान हैं, और कितना दायरा है आपका? देखिए, मेरे जो दायरा है पूरा जनपद है मेरा, और हमारे यहाँ 6 फायर स्टेशन हैं। 3 फायर स्टेशन अस्थायी तौर पे हम गर्मियों में खोलते हैं, एक दादों में खोलते हैं, एक टप्पल में खोलते हैं, एक अकराबाद। बाकी 6 जो तहसीलें हैं सभी में फायर स्टेशन हमारे ऑलरेडी एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। मेरे पास यहाँ करीब 100 के करीब फायरमैन हैं पूरे ज़िले में, जिनमें कि 40 तो अभी ट्रेनिंग पर हैं और 65 जो ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं। तो इस तरह की मैन पावर अभी मेरे पास यहाँ है, उपलब्ध है। 13 व्हीकल हैं टोटल, जिसमें 7 व्हीकल बड़े हैं, 5 व्हीकल छोटे हैं और 1 व्हीकल मीडियम है मेरे पास। इन्हीं से हम लोग बार बार जब भी फायर की कॉल आती है तो इन्हीं को एडजस्ट करके हम लोग भेजते हैं। तो इस तरह का यहाँ का सेटअप है टोटल मिला कुल मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में जब आग लगती है तो संसाधन सीमित है, और उस टैंक में एक लिमिटेड वाटर है, और जैसा कि आपने बताया कि 10 मिनट तक हम पावर से पानी को फेंक सकते हैं। अगर वो पानी ख़त्म हो जाता है टैंक में, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं? क्या दोबारा मुख्यालय आकर पानी लेके जाएंगे? नहीं, उस कंडीशन में हम ऐसा करते हैं, हम किसानों से, अपने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना जनरेटर से ट्यूबवेल चलाएँ या सबमर्सिबल चला के हमारी टैंकों को भरें। दूसरा, वो हेल्प भी मिलती है हमको बहुत बार। या तो दूसरा, जहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ तालाबों से पानी लेते हैं हम लोग, अगर वो भी नहीं है तो कुछ संस्थान, एक बहुत अच्छा सिस्टम और है कि एक गवर्नमेंट ने फायर क्लियरेंस के लिए भी सिस्टम बनाया हुआ है कि कुछ तरह के भवनों को फायर से क्लियरेंस लिया जाता है। क्लियरेंस की कंडीशन यही होती है कि उनके यहाँ फायर पानी की व्यवस्था पूरी हो, फायर फाइटिंग की व्यवस्थाएं पूरी हो। तो ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, अलीगढ़ एक अकेला ऐसा ज़िला है यूपी के अंदर जहाँ कोल्ड स्टोरेज में बड़े अच्छे सिस्टम, फायर के सिस्टम लगे हुए हैं। तो हम आसपास के कोल्ड स्टोरेज, आसपास की फैक्ट्रियाँ, तो वहाँ से हम पानी भर पाते हैं। तो आपका कहने का सीधा सा आशय ये है कि आग लगने पर जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही नहीं, सिर्फ खाकी की ही नहीं, बल्कि आम जन की भी है। वो सहयोग करेंगे तभी आग पर काबू पा सकते हैं। जी, मैं यही कहूँगा कि एक फायर डिपार्टमेंट बल नहीं है, ये दल है, फायर सर्विस, अग्निशमन दल। तो अग्निशमन दल में जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, जो जनता है, वो भी इसमें शामिल है, और सभी का सहयोग हमें इसमें चाहिए कि वो अग्नि सुरक्षा को सीखें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। और मैं ये कहूँगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर पहले से ही हम लोग सावधानियाँ रखें छोटी छोटी, जो मैंने पहले बताई हैं, तो आग लगेगी ही नहीं। और मेरा भी 100% में विश्वास है कि जनता मेरा इसमें सहयोग करेगी, आग लगने ही नहीं देगी, आग लगेगी नहीं। और अगर लगती है तो फिर जो छोटी छोटी फायर फाइटिंग की व्यवस्थाएँ अगर हम रखें तो उससे हम तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। यही है कि बिल्डिंग को में जो फायर फाइटिंग सिस्टम होने चाहिए नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार, उनको चेक किया जाता है कि वहाँ लगे हैं और कार्यशील अवस्था में है या नहीं है। ये उस टाइम हम लोग उसमें देखते हैं। 2 पार्ट हैं इसके भी, एक कंस्ट्रक्शनल पार्ट है, एक फायर फाइटिंग का पार्ट है। कंस्ट्रक्शनल पार्ट में जो बिल्डिंग बायलॉज के नियम हैं वो लगते हैं। तो मेरा यही कहना है जनता से कि अगर आपको सुरक्षित रहना है अग्नि से, तो सबसे पहले आप फायर की एनओसी, वो भी फाइनल, प्रोविजनल नहीं, फायर की फाइनल एनओसी उस बिल्डिंग के पास, उस भवन मालिक के पास या भवन के पास है अथवा नहीं है, उसको इंश्योर ज़रूर करें। वो बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार बिल्डिंग अथॉरिटी से पास है नक्शा उसका या नहीं है। नक्शा होने के बाद कंप्लीशन की मांग ज़रूर करें कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस बिल्डिंग के पास है या नहीं। मेरा 100% मानना ये है कि जिन भी बिल्डिंगों के पास फायर की एनओसी होती है या कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, वो
करीब 99.9% सुरक्षित होती हैं। तो आग लगने तो लग सकती है, लेकिन अगर आग लगती है तो जो फायर फाइटिंग सिस्टम वहाँ लगे हुए हैं, जो एग्जिट हम लोग देखते हैं एनओसी देते हुए, उनके माध्यम से आपकी जान बच सकती है, आपके जान माल की सुरक्षा हो सकती है। तो 99.9% वो बिल्डिंगें सुरक्षित होती हैं। तो इस तरह की डिमांड ज़रूर करें। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बार हमारे पास लोग आते हैं कि हमारे एक्सटिंग्विशर्स रिफिलिंग कर दें, या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के लिए आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फायर डिपार्टमेंट कभी भी फायर इक्विपमेंट ना तो मेंटेन करता है, ना ही कोई बेचता है, ना हमारे डिपार्टमेंट में इस तरह का कोई बजट होता है कि हम लोग किसी की यहाँ पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगें या सरकार की तरफ से, या उनको रिफिलिंग कराएं या मेंटेन करें। हम लोग सिर्फ फायर डिपार्टमेंट का काम है गुणवत्तापूर्वक बिल्डिंग में जाकर, जिस भवन में हैं वो गुणवत्ता, उनकी इक्विपमेंट जो लगे हैं गुणवत्ता देखें, और नेशनल बिल्डिंग कोड में जो मानक दिए हुए हैं उनको लगवाने के लिए बिल्डिंग ओनर को हम लोग नोटिस दें या उनको गाइड करें कि इस तरह के इक्विपमेंट आपकी बिल्डिंग में रिक्वायर्ड है। ये हमारा फायर डिपार्टमेंट का काम होता है। तो फिर से मैं यही कहूँगा कि आप अपने यहाँ नेशनल बिल्डिंग कोड और बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का भवन को बनाते हुए पालन करें, और जो खरीदने वाले हैं उस बिल्डिंग के अंदर फ्लैट खरीदें या दुकान खरीदें, और भवन मालिक से ज़रूर फायर की एनओसी, फाइनल फायर की एनओसी ज़रूर मांगें। तो मैं यही कहना चाहूँ जनता से कि आप सजग रहें और हमेशा अग्नि सुरक्षा को अपनाएं और अग्नि की दुर्घटनाओं को कम से कम करें। धन्यवाद। आप थे मेरे साथ विवेक कुमार शर्मा, चीफ फायर ऑफिसर, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि जागरूकता ही अग्नि से बचाव है, और जो लोग लापरवाही करेंगे वो खामियाजा भुगतेंगे। मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस मीटिंग का लाभ लेंगे और बहुत सारी जो जानकारी अधूरी रह गई हैं उनको भी अपडेट कर जनहित में कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।